ब्लैक होल्स हमेशा से ही उत्सुकता का विषय रहा है। हर वैज्ञानिक और शोधकर्ता जानना चाहता है कि आखिर ब्लैक होल्स का रहस्य क्या है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स के बारे में कि इनका निर्माण कैसे होता है और क्यों यह ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमयी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स आखिर होता क्या है। अत्यधिक घनत्व तथा द्रव्यमान वाले ऐसे पिंड जो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, परंतु इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि प्रकाश की किरणें भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह अदृश्य बना रहता है। अब बात आती है कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं। यह जानने के लिए हमें सबसे पहले तारों के विकास क्रम को समझना होगा। दरअसल तारों का निर्माण आकाशगंगा में उपस्थित धूल एवं गैसों के एक अत्यंत विशाल मेघ से होता है, जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं। इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में जान चुके हैं। असल में ताप नाभिकीय संलयन से निकली प्रचंड ऊष्मा से ही तारों का गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। अंततः जब तारों के भीतर मौजूद हाइड्रोजन तथा अन्य नाभिकीय ईंधन खत्म हो जाता है, तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे में तारा ठंडा होने लगता है। वर्ष 1935 में भारतीय खगोल भौतिकी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया कि अपने ईंधन को समाप्त कर चुके सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे, जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्वयं को ही नहीं संभाल पाते, उन तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद यदि उसका अवशेष बच जाता है तो वह अत्यधिक घनत्व युक्त न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। आकाश में ऐसे बहुत सारे तारे हैं जिनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से 3 से 4 गुना से भी अधिक होता है। ऐसे तारों पर गुरुत्वीय खिंचाव अत्यधिक होने के कारण तारा संकुचित होने लगता है, जिससे स्पेस टाइम विकृत होने लगता है। अंततः जब तारा किसी निश्चित क्रांतिक सीमा यानी क्रिटिकल लिमिट तक संकुचित हो जाता है और अपने स्पेस टाइम को इतना झुका लेता है कि वह अदृश्य हो जाता है, यही वे अदृश्य पिंड होते हैं जिन्हें हम श्याम विवर यानी ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिकी भौतिकविद जॉन व्हीलर ने 1967 में पहली बार ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु में केंद्रित होता है, जिसे सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। सिंगुलैरिटी पॉइंट के आसपास वैज्ञानिकों ने एक गोलाकार सीमा की कल्पना की है, जिसे इवेंट होरिजन कहा जाता है। इवेंट होरिजन से दूर प्रकाश सहित समस्त पदार्थ सिंगुलैरिटी पॉइंट की दिशा में खींचे चले आते हैं, परंतु कोई भी वस्तु इवेंट होरिजन से पार नहीं पा सकती। इवेंट होरिजन की त्रिज्या को स्क्वारचाइल्ड त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार एक निश्चित दूरी पर स्थित एक प्रेक्षक के लिए ब्लैक होल के निकट स्थित सभी घड़ियां अत्यंत मंद गति से चलेंगी। इस थ्योरी के अनुसार समय सापेक्ष है। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे दूर से देखने पर ब्लैक होल के अंदर गिरने वाली कोई भी वस्तु उसे इवेंट होरिजन के निकट बहुत कम गति से नीचे गिर रही प्रतीत होगी। उस तक पहुंचने में अनंत काल अवधि लगती प्रतीत होगी। उस समय उस वस्तु का समस्त गतिविधियां अत्यंत धीमी होने लगेंगी, इसलिए वस्तु का प्रकाश अत्यधिक लाल और धुंधला प्रतीत होगा। इस प्रभाव को ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट कहते हैं। अंततः ब्लैक होल के अंदर गिरने वाली वस्तु इतनी धुंधली हो जाती है कि दिखाई देना बंद हो जाएगी। यदि पृथ्वी के पदार्थों का घनत्व लाखों करोड़ों गुना अधिक हो जाए तथा इसके आकार को संकुचित करके 1.5 सेंटीमीटर छोटा कर दिया जाए, तो ऐसी अवस्था में प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी भी प्रकाश की किरणों को उत्सर्जित नहीं कर सकेगी और एक ब्लैक होल बन जाएगी। दरअसल किसी भी ब्लैक होल में द्रव्यमान की तुलना में घनत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि सूर्य को संकुचित करके इसकी 7 लाख किलोमीटर की त्रिज्या से 3 किलोमीटर पर परिवर्तित कर दिया जाए, तो यह भी एक ब्लैक होल का रूप ले लेगा। ब्रह्मांड में कई प्रकार के ब्लैक होल्स होते हैं जो अपने विशिष्ट भौतिक गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं। ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से कुछ गुना अधिक होता है और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वे अंततः एक ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ऐसे ब्लैक होल्स को तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल यानी कि सैटेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। दूसरी टाइप के ब्लैक होल्स वे होते हैं जिनका निर्माण आकाशगंगाओं के केंद्र में होता है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कहलाते हैं। इनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान की तुलना में लाखों करोड़ों गुना अधिक होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है और इसका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से 1 करोड़ गुना अधिक है। तीसरी टाइप के ब्लैक होल्स वे ब्लैक होल्स हैं जिनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से भी कम होता है।
उनका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण न होकर बल्कि अपने केंद्र भाग के पदार्थ का दाब एवं ताप के कारण संपीड़ित होने से होता है। इनको स्मॉलर ब्लैक होल्स के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय हुआ होगा। भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इन ब्लैक होल्स के अध्ययन से हम ब्रह्मांड की आरंभिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। कुछ ब्लैक होल्स अपने एक्स पर एक नियत गति से घूर्णन करते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1963 में न्यूजीलैंड के एक गणितज्ञ इन घूर्णनशील ब्लैक होल्स के अस्तित्व को गणितीय आधार प्रदान किया। इन ब्लैक होल्स का आकार इनके घूर्णन दर और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इनको अब कैर्स ब्लैक होल कहा जाता है। इनकी संरचना बहुत जटिल युक्त होती है। इनका इवेंट होरिजन भी स्फेरिकल होता है। जो ब्लैक होल्स घूर्णन नहीं कर सकते उनको एक स्क्वार्चल ब्लैक होल कहा जाता है। हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स प्रकाश की किरणों को उत्सर्जित नहीं करते। अब बात आती है कि तो फिर इनका पता कैसे लगाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल्स अदृश्य होने पर भी अपने निकट स्थित पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डालता है। हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना करें कि आकाश में दो तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। उनमें एक तारा दृश्य तथा दूसरा तारा अदृश्य होता है। ऐसी स्थिति में दृश्य तारा अदृश्य तारे की परिक्रमा करेगा। जरूरी नहीं कि अदृश्य तारा ब्लैक होल हो। वह एक ऐसा तारा भी हो सकता है जो हमसे बहुत दूर हो और उसका प्रकाश इतना मंद हो कि वह हमें दिखाई ही ना दे रहा हो। यदि हम दृश्य तारे की कक्षा से संबंधित खगोलीय घटनाओं के आधार पर उसके द्रव्यमान से संबंधित जानकारी एकत्रित कर लेंगे तो वह खगोलीय विधियों द्वारा सरलता से उस अदृश्य तारे के द्रव्यमान के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। यदि उसका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से 3 से 4 गुना अधिक है तो उसकी प्रबल संभावना है कि वह एक ब्लैक होल होगा। हम एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। कल्पना करें कि ब्लैक होल के निकट एक दृश्य तारा है। तब ब्लैक होल इस दृश्य तारे की गैसीय द्रव्यराशि को उसके पृष्ठभाग से अपने में खींचता रहेगा। ब्लैक होल में दृश्य तारे की द्रव्यराशि के गिरने के कारण उसमें से काफ़ी तेजी से एक्स किरणें उत्सर्जित होने लगेंगी। तब एक्स किरणों के उद्गम के निरीक्षण से ब्लैक होल की भौतिक विद्यमानता को सिद्ध किया जा सकता है। वर्ष 1965 में साइजिनस तारामंडल में एक अत्यंत प्रचंड एक्स-रे संकेत मिला। उसको सिग्नस X1 नाम दिया गया। 1970 में अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह द्वारा यह पता लगाया गया कि सिग्नल X1 कोई श्वेत वामन या न्यूट्रॉन तारा नहीं बल्कि एक ब्लैक होल है। दरअसल सिग्नल X1 एक तारक युग्म योजना है। इस युग्म तारे का दृश्य तारा इतना विशाल है कि द्रव्यमान 6 सूर्यों के द्रव्यमान के समान है। इससे स्पष्ट होता है कि सिग्नल X1 एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल के संबंध में हमारी वर्तमान समझ स्टीफन हॉकिंग के कार्यों पर आधारित है। हॉकिंग के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स सिद्धांतों के आधार पर यह दर्शाया गया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते बल्कि ये अल्प मात्रा में रेडिएशन को उत्सर्जित करते हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि ब्लैक होल से उत्सर्जित होने वाली विकिरणें क्वांटम प्रभावों के कारण धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है। इस प्रभाव को हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। हॉकिंग रेडिएशन के प्रभाव से ऐसे ब्लैक होल अपना द्रव्यमान धीरे धीरे खोने लगते हैं तथा ऊर्जा का भी क्षय होता है। अंततः ब्लैक होल वाष्प में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह ब्लैक होल का अंत हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।